हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर करने का प्रयास करें। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये रिलेटेड है स्टेट वाइज स्टैटिक जीके से, जो सेशन मैं पहले भी लेकर के आ चुकी हूँ। कई सारे जो राज्य हैं हम इसमें कवर कर चुके हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उनको मैं कवर कर चुकी हूँ। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड ये टॉपिक है और हम कवर करेंगे आज छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ हमारा भारत का एक राज्य है और जो एक जिसका गठन काफ़ी समय के बाद हुआ, 2000 के आसपास इसका गठन हुआ। तो इसके विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है स्टेट वाइज जो स्टैटिक जीके है उससे। तो राजधानी की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसका नाम बदलकर नवा रायपुर किया गया और अटल नगर किया गया। तो फिलहाल रायपुर इसकी राजधानी है। इसके जो नवनिर्मित नाम है ये भी आपको पता होने चाहिए। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को ये इसका गठन हुआ, 1 नवंबर 2000 को। और किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। और वहीं ये भारत का कौन सा 26वां राज्य बन गया। 26वां राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत का अगर देखा जाए कौन सा राज्य बना तो ये भारत का 26वां राज्य बना था। क्षेत्रफल अगर हम देखें इसका कितना है तो इसका क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात करें तो 70.28% लोग जो हैं छत्तीसगढ़ में साक्षर हैं। तो साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें लिंगानुपात, तो लिंगानुपात यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है। 991 यहाँ का लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं। तो यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है। राजभाषा की बात करें तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी 2 भाषाएं हैं यहाँ की। हिंदी तो यहाँ की मुख्य भाषा है, बाकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोली जाती है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल जी वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके जी यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल के पद पर विराजमान हैं। आगे अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय विधानमंडल मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद इस राज्य में नहीं है। और अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो 90 सीटें विधानसभा की हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की उसकी आधी 5 सीटें। लगभग जो राज्य है आप देखेंगे, यदि आपने कभी इसका तुलनात्मक विवरण किया होगा तो जो सीटें होती हैं राज्यसभा की वो लोकसभा की लगभग आधी होती हैं या उससे कुछ 1-2 सीटें कम होती हैं। इसी तरीके का आपका ये इसका रहता है। तो आप अगर याद करने का तरीका सोचना चाहते हैं तो लोकसभा की सीटों के आधार पर आप राज्यसभा की सीटें आसानी से याद कर सकते हैं। तो विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की कितनी 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो कि बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में, कहाँ पर? बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय इसका अपना अलग उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश है। अब भौगोलिक स्थिति भी देख लेते हैं कि इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं या कौन से क्षेत्र इससे लगते हैं। तो उत्तर में छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश है। तो ये भी याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर पश्चिम में क्या है इसके? मध्य प्रदेश है और उसका भी शहडोल संभाग से ये लगता है मध्य प्रदेश के। उत्तर पूर्व में इसके उड़ीसा है और झारखंड है। दक्षिण में इसके तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है और पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र राज्य लगता है। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से और तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बारे में बताया जा रहा है 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ की नई सरकार, जो कि भूपेश बघेल जी की सरकार थी, भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले से काटकर
एक नए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का निर्माण की घोषणा की। इसमें अभी हाल ही में 15 अगस्त 2019 को एक नया जिला बना। इससे पहले यहाँ पर 27 जिले हुआ करते थे, लेकिन बिलासपुर जिले जहाँ पर इसका उच्च न्यायालय स्थित है, वहाँ से एक क्षेत्र को काट करके नया जिला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। मारवाही या मरवाही जिला इसका नाम रखा गया। तो अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हुए हैं। ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि हाल ही का है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और किसी राज्य में जब कोई नया जिला गठित होता है तो वो पूछा जा सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में नया जिला गठित हुआ था, तो वो कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो इस तरीके से असम में अभी नया जिला बना है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा तमिलनाडु में एक नया जिला बना। तो ऐसे नाम आप याद रखेंगे। मलियादुथुरई इस तरीके से नाम है तमिलनाडु के नए जिले का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। आगे हम बात करेंगे लोकगीत और लोक नृत्य की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य, भोजली, पंडवानी, जसगीत यहाँ पर गाया जाता है, भरथरी लोक गाथा, बांस गीत, गौरा गौरी भी यहीं का लोकगीत है, सुआ गीत यहाँ गाया जाता है, देवार गीत गाया जाता है, कर्मा है, ददरिया है, डंडा है, फाग है, चौनानी है। और ये सभी वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा ये गाए जाते हैं। इसके अलावा राउत गीत, पंथी गीत, राउत नाचा और पठानी डांस यहाँ के फेमस डांस हैं। तो इनमें से कुछ भी आपसे यदि पूछा जाए तो आप इजीली उसका उत्तर दे सकें कि भोजली या पंडवानी है या पठानी डांस है या राउत नाचा है। ये सारे, राउत नाचा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, छत्तीसगढ़ का है। इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी रहती हैं। आगे हम नदियों की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, हंसदेव और सोन नदी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, हंसदेव और सोन नदी, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की। तो 3 नेशनल पार्क्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 3 नेशनल पार्क्स, पहला कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो कब हुई थी इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना? 1978 में। अगर एग्जामिनर डीपली पूछना चाहता है तो वो फिर इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करता है। जिला की बात करें तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे हम बात करेंगे दूसरा इसका प्रमुख नेशनल पार्क, जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में। पुराना नाम इसका था संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम था, और 2001 से इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ये जो उद्यान है, जैसे अब इसके नाम में परिवर्तन किया गया तो एक अलग चीज़ निकल कर हमारे सामने आई। तो ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, या संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रहा है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जिला की बात करें तो कोरिया एवं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। कोरिया और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बात करते हैं, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी सीमा जो है, अगर आप देखेंगे इसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी शायद लगती है। आगे बात करते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना की बात करें 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में। गुरु घासीदास की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गुरु घासीदास की स्थापना हुई थी 1981 में। और वहीं अगर हम बात करें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। जिला की बात करें तो बस्तर जिले में ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बस्तर जिले में। अब हम देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है वो कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य हम देखेंगे जिसका नाम है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको भी पता है कि मैं वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पढ़ा रही हूँ। तो हम फिलहाल नाम देखेंगे। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य सूरजपुर में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। धमतरी जिला, कहते हैं कि महानदी जो है वो इसी धमतरी जिले की पहाड़ियों से निकलती है।
आगे हम बात करें तो अचान कमार मुंगेली में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अचान कमार मुंगेली जिले में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा सेमर सोत बलरामपुर में स्थित है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, 1978 में सेमर सोत इसका नाम है। उसके अलावा गोमर्दा नाम है, गोमर्दा ये रायगढ़ जिले में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम देखते हैं पामेड़, इसका नाम है पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बीजापुर में स्थित है, 1983 में स्थापना हुई थी। अब ये जो सन है, आप सोच रहे होंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के सन देने के पीछे कारण क्या है। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सन भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनके एग्जाम्स में ये सन भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तो ये सन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे तो बारन बापारा ये है बलौदा बाजार में, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती थोड़ा फेमस है, इसको याद करिएगा। ये है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। भोरम देव ये कवर्धा में स्थित है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, कवर्धा में स्थित है। और कवर्धा से रिलेटेड अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से एक न्यूज़ भी आई थी कि क्या हुआ था कि वहाँ पर एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ था, वो मात्र वहाँ पर जांच के लिए गया था और उसने सैंपल भी नहीं दिया, और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने नेक्स्ट डे उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। उसके बाद ये काफ़ी समस्या बन गई थी कि मतलब जिस व्यक्ति ने सैंपल भी नहीं दिया उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है। तो काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन ये कवर्धा से संबंधित ये एक न्यूज़ आई थी हमारे सामने निकल कर। तो यहाँ पर भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे देखते हैं भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें जशपुर में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आप देख रहे होंगे कि 1983 में इनकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले 6 महीने में कुछ स्पेशल चीज़ें जो छत्तीसगढ़ में हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको ऐड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया। कौन सा रोजगार संगी ऐप? बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए ये एक रोजगार संगी ऐप भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भूपेश बघेल ने बिलासपुर से अलग करके 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 95,650 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जहां पर जैसे हम यूपी का एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी स्पेशल पूछा जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का जब कोई एग्ज़ाम देगा तो छत्तीसगढ़ स्पेशल अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन वहां के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कितने का इनका बजट था? 95,650 करोड़ रुपये का बजट था। आगे हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी उस पर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना था तब ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अजीत जोगी जी इनका नाम था और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कितने का? 445 करोड़ रुपए का अनुदान। इसके तहत जल की जो स्वच्छ जल की सुविधा उत्पन्न कराई जाएगी कि हर जगह पर पीने योग्य पानी सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे के लिए जल मंजूर करी थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को जो अनुदान राशि मिली है वो है 445 करोड़ रुपए की, और ये वहाँ के एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि गोधन न्याय योजना कौन सी सरकार ने लॉन्च की, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की है और ऐसा पहली बार किसी राज्य में हुआ है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो लोग जो मतलब जानवर पालते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, तो उनका जो गोबर है, उनके गोबर को फिर देखो होता है कि ना, किसानों को थोड़ी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कहा है कि हम उस गोबर को खरीदेंगे, हम उससे खाद बनाएंगे और उस गोबर के बदले हम किसानों को पैसा देंगे। तो अब वहाँ पर गोबर भी बिका करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आठवां क्या कहता है कि 1 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्श पुलिस स्टेशन किसकी स्कीम है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की है। 1 जुलाई 2020 को ये लॉन्च की गई थी। अच्छा, इसकी डेट याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब दो कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ ये डेट ज़रूर पूछते हैं कि 1 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। तो आपको अगर पता होगा तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना जिसने ई लोक अदालत की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। ई लोक अदालत याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने टॉप किया है और ये अभी हाल ही की रैंकिंग है। नीति आयोग ने ये रैंकिंग जारी की थी आकांक्षी जिलों की, तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर था ये रहा था पहले नंबर पर, इसने टॉप किया था। इसमें कुछ था कि गंगा नदी के किनारे बसे राज्यों में वाराणसी ने टॉप किया था। सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ था कि यूपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी का भी जो एक बहराइच था शायद, वो भी इस लिस्ट में शामिल हुआ था। आगे हम बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में और महाराष्ट्र के रायगढ़ में ट्राईफेड का ट्राई फूड प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री के होने के तहत इन्होंने ट्राईफेड के तहत ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो ट्राइब्स होती हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को बाजार तक लाने में, बेचने में सहायता करने के लिए ये एक ट्राई फूड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि नुआखाई जुहार कृषि उत्सव छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया गया। नुआखाई जुहार कृषि उत्सव ये एक कृषि फेस्टिवल है और ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में मनाया गया। इसके अलावा इंदिरा वन मिटान योजना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वनों के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया है ताकि वनों का जो कवरेज एरिया है उसको बढ़ाया जा सके। तो अभी 2019 में वन की रिपोर्ट आई थी, अब ये कब आएगी, तो 2 वर्षों के बाद, मतलब कह सकते हैं 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट आती है वनों की। 2017 में आई थी, उसके बाद 2019 में आई, तो अब ये 2021 में फिर से जारी की जाएगी। तो उसमें अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया कि इंदिरा वन मिटान योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की और मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के हैं, इसीलिए इनका नाम इंदिरा जी के नाम पर रखा गया है। आगे हम देखते हैं, अगर वही बीजेपी की सरकार होती तो अटल जी के नाम पर रख दिया जाता या अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया जाता। इस तरीके से कार्य ये लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई तोहार द्वार। पढ़ाई तोहार द्वार छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। लॉकडाउन में बच्चे घर पर बैठकर पढ़ सकें, उसके लिए ये पढ़ाई तोहार द्वार योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदू पत्तों को संग्रहित करने वालों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदू पत्तों को संग्रहित करने वालों के लिए, वहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं जो जंगलों में रहती हैं या कुछ इस तरीके के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर तो वो लोग तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करते हैं और अपने कार्य के लिए। तेंदू के पत्तों का वैसे जो यूज़ किया जाता है वो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बीड़ी में तेंदू के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो उन लोगों को थोड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यही इसके छत्तीसगढ़ से संबंधित जितनी भी जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लगी वो इतनी ही थी। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है, कुछ छूट गया है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे ऐड करा दूंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से बोलें कि मेरी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।